सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो रैपिड रिवीजन बैच हमने अभी चालू किया है, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम यहाँ पर कोई सेपरेट चैप्टर्स को डील नहीं करेंगे। हम उन टॉपिक्स को बायोलॉजी के डील करने वाले हैं जहां से हम मैक्सिमली हम स्कोर कर पाए। देखिए, पूरा चैप्टर डील करना शायद मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो उठाए हैं जहां से मैक्सिमम टाइम के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे या जो टॉपिक्स होंगे, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो इस समय आपके पास +2 में बच्चे पढ़ रहे हो या +1 में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितना अभी मैं नीट के लिए इनको लेकर आया हूं। तो हम आज का जो टॉपिक डील करेंगे वो है नेचुरल सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का से मिलेगा जो आपका नीट है, और जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलता है। देखिए, इस नेचुरल सिलेक्शन को आसानी से कैसे समझें। वर्ड में ही आपके पास इस चीज को समझने का तरीका है। वर्ड लिखा गया है नेचुरल एंड सिलेक्शन। मीन बाय नेचर सेलेक्ट कर रही है, लेकिन किसको सेलेक्ट कर रही है? क्या वो आपके पास किसी एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को सेलेक्ट करती है जो ऑर्गेनिज्म में मिलता है? देखिए, तो आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सेलेक्ट किया, जबकि ये रॉन्ग है। नेचर एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एक स्पेशल कैरेक्टर को आपके पास सेलेक्ट करती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नेचर के द्वारा मूव करवाया जाता है आगे की ओर को। अब अगर इसके बारे में थोड़ा पीछे हिस्ट्री की ओर को चलेंगे तो मैं एक चीज आपको समझाऊं, तो उसको समझने की ट्राई करिएगा। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था अर्नस्ट मेयर। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा पक्का से। अर्नस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमें बात किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। वो 5 ऑब्जर्वेशन थी, और 5 ऑब्जर्वेशन के बाद में 3 इंफरेंसेस निकाले, और उन इंफरेंसेस से हमारे को कुछ चीजें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पता लगना शुरू हुई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और हुई। उससे पहले जब अर्नस्ट मेयर थे, उनसे पहले एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। वर्ड पे याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखिए, याद करके चलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +4 मार्क्स आपको नीट में मिल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस पे ध्यान दें। देखिए, ये टर्म एक्चुअली में हर्बर्ट स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने दी, लेकिन लेटर ऑन इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म की जगह पर डार्विन ने आपके पास नेचुरल सिलेक्शन वर्ड यूज करना शुरू किया। अब देखिए, एक्चुअली में डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन ही वर्ड क्यों यूज किया गया, उसका भी एक रीजन था। जो डार्विन थे, डार्विन ने एक बुक पढ़ी थी, एक ऐसे पढ़ा था जो माल्थस के द्वारा लिखा गया। अब यहां पर एक साइंटिस्ट और है, साइंटिस्ट का नाम है माल्थस। माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे लिखा था। उस एसे से आपके पास डार्विन जो थे वो आपके पास एक तरह से इन्फ्लुएंस हो गए, और इन्फ्लुएंस होने के बाद में उन्होंने कुछ चीजें हमारे को बताना शुरू की जो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेट करती हैं। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने पहला वर्ड ये कहा कि हर्बर्ट स्पेंकनर ने आपके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म दी। इस टर्म को नेचुरल सिलेक्शन से आपके पास डार्विन ने रिप्लेस कर दिया लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर। लेकिन इन सभी चीजों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो है इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस डार्विन के ऊपर किस चीज का था? माल्थस का। माल्थस साइंटिस्ट है, उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे लिखा था, और उस एसे के द्वारा जो इन्फ्लुएंसेस आपको मिले वो डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर हमें बताए, जिसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहा जाता है, या डार्विनिज्म से हम बहुत कॉमनली जानते हैं। अब देखिएगा, ये सारे के सारे जो आपके पास इन्फ्लुएंसेस थे, उन इन्फ्लुएंसेस में हमें दिखाई क्या पड़ा था, इसको एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कुछ चीजों के बारे में बताया गया। अब क्या बताया गया? यह बताया गया कि नेचर के द्वारा जब सिलेक्शंस की जाती हैं, तो सिलेक्शन एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म की नहीं की जाती है। मैंने अभी अभी वर्ड एक काउंट किया था, उसका नाम था
करेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो जेनेटिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज अ ट्रेट। ठीक है, अब ट्रेट और करेक्टर में कुछ अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास करेक्टर और ट्रेट बिल्कुल सिमिलर थिंग है। जैसे मान लीजिए मैं करेक्टर के बारे में बात करता हूं, तो करेक्टर हुआ किसी व्यक्ति की हाइट, लेकिन इस करेक्टर का क्या एक्सप्रेशन आता है वो ट्रेट कहलाती है। जैसे एक्सप्रेशन से क्या मतलब समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो छोटी है, तो ड्वार्फ कह लीजिए, तो ड्वार्फ एक्चुअली में ट्रेट हुआ, ये करेक्टर नहीं है। सेम टू सेम मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति टॉल है, लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई ज्यादा होना उसका करेक्टर नहीं हुआ, उसका बेसिकली एक ट्रेट हुआ। तो याद करके चलिएगा, ट्रेट इज बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर दैट इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। वर्ड पे फिर से ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन आपके पास, सॉरी, करेक्टर जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है, ट्रेट एक्चुअली में करेक्टर का एक एक्सप्रेशन है जो आपको नजर आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे मान लीजिए आज की डेट में जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके स्किन का कलर कुछ और हो सकता है, आज की डेट में स्किन का कलर कुछ और हो गया। तो कलर एक बेसिकली आपके पास करेक्टर है, कलर की रिप्रेजेंटेशन आपको या उसका एक्सप्रेशन जो आज की डेट में नजर आएगा कि किस तरह का आपका एक्चुअली कि आप व्हाइटर हैं या आप ब्राउनिश कलर के हैं या आप ब्लैक कलर के हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है कलर का जो आपको नजर आ रहा है। तो ध्यान देकर चलिएगा, ट्रेट और आपके पास करेक्टर में डिफरेंस होती है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैंने वो यहां पर क्यों चीज बोली कि वो याद होनी चाहिए, उसका भी एक कारण है। कारण क्या है उसको जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए, डार्विन के द्वारा जब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की गई थी तो उन्होंने करेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, ट्रेट्स को नहीं बताया, उन्होंने करेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। अब करेक्टर किससे आते हैं, करेक्टर तो आएगा बेसिकली जीन से। किस चीज से आ रहा है, वो तो जीन से आएगा। अब ये जो जीन है, ये जीन किस में मिलता है, जेनेटिक मटेरियल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपके पास होती रहेगी तो आपके पास करेक्टर में वेरिएशन आती रहेगी, क्योंकि जीन आपके पास वेरी हो रहा है, ये भी हमें यहां से समझ आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन जो उन्होंने चीजें बताई वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं, और देखिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में उसको हम तरीकों में पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन के द्वारा पहली चीज ये कही गई कि आपके पास रैपिड मल्टीप्लीकेशन होती है। वर्ड क्या यूज किया गया, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अब कई बुक्स के अंदर आपके पास इसके लिए टर्मिनोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट भी मिल सकती हैं, लेकिन मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं वो है रैपिड मल्टीप्लीकेशन ही। अब देखिए इसको क्या समझेंगे, इसको समझ रहे हैं हम वर्ड से, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। वर्ड क्या है, ओवर प्रोडक्शन। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इनहेरेंट फीचर है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। वो हमेशा रिप्रोड्यूस करना चाहता है। जैसे हम ह्यूमन हैं तो हम अपनी रेस को बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चों को जन्म देना मीन बाय ऑफस्प्रिंग है, वो हमारे ही तो हैं। तो अगर हमारे ऑफस्प्रिंग अगले आने वाली जनरेशन में हमें नजर आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे वहां पर आपके पास ऑफस्प्रिंग का नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिनका आपके पास समय के साथ जो नंबर होगा वो रिड्यूस भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं आपके पास पैरामीशियम है, तो मान लीजिए अगर पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करने के लिए जाता है तो उसकी क्वांटिटी तो आपको बहुत बहुत ज्यादा नजर आएगी उसके ऑफस्प्रिंग की। लेकिन वहीं देखिए, मान लीजिए अगर हम एलिफेंट की बारे में बात करें तो एलिफेंट तो 30 साल के बाद में आपके पास एक्चुअली में मैच्योरिटी शो करता है। तो मीन बाय उसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए होंगे इस पैरामीशियम के मुकाबले में वो तो कम रहे होंगे। ये तो बहुत आसान सा तरीका है। इसका मतलब ये आया कि जब मैं ये बात कर रहा हूं कि रैपिडली कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है तो मैं जीनस और स्पीशीज को डिफरेंट डिफरेंट मानकर उनके बारे में बात करूंगा। मैं कभी एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से रिलेट करने की ट्राई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना एक जीनस को दूसरे जीनस से बिल्कुल रिलेट करने की ट्राई कर रहा हूं। हम स्पीशीज टू स्पीशीज ही बात करेंगे या जीनस टू जीनस ही बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पैरामीशियम है, तो हो सकता है कि कुछ पैरामीशियम मान लेते हैं कि आपके पास 200 ऑफस्प्रिंग आपके पास प्रोड्यूस करे, लेकिन एक पैरामीशियम ऐसा भी हो सकता है जो 180 ऑफस्प्रिंग आपके पास प्रोड्यूस कर। मीन में ऑन एन एवरेज अगर आप निकालें तो 190 ऑफस्प्रिंग
आपके पास पैरामीशियम प्रोड्यूस करता ही करता होगा। लेकिन अगर हम यही चीज ये कहें कि ह्यूमन क्या आपके पास 190 या 180 या 200 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम का जीनस डिफरेंट है, वो स्पीशीज ही डिफरेंट है। अब हम ह्यूमन है, होमो सेपियन सेपियन, तो हमारा जीनस और स्पीशीज टोटली डिफरेंट हो गए। तो एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज से रिप्रोडक्टिव रेट का लेना देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब रैपिड मल्टीप्लीकेशन और ओवर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन वेरिएबिलिटी। अब रिप्रोडक्शन की वेरिएबिलिटी क्यों आएगी? क्योंकि जीनस और स्पीशीज डिफर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन यह चीज कही गई कि रिप्रोडक्टिव वेरिएबिलिटी आपके पास नजर आएगी। ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने की ट्राई करते हैं क्योंकि उनका इनहेरेंट फीचर क्या है? रिप्रोड्यूस करना। तो यह उसका पहला फीचर था जो उसने हमें बताया डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में। अब दूसरा फीचर आया। दूसरा फीचर उसने क्या बताया? देखिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले यह कहा था कि जो डार्विन है वो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस किससे थे? वो थे एक एस्से से इन्फ्लुएंस जो आपके पास माल्थस ने लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर। तो दूसरी चीज उन्होंने उस एस्से में क्या चीज पढ़ी? उन्होंने ये पढ़ा, नंबर 2 पॉइंट जो हमें यहां पर नजर आ रहा है वो है कि आपके पास देयर इज लिमिटेड फूड एंड शेल्टर। दो चीजें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पैरामीशियम का जो नंबर है रिप्रोड्यूस करने पर बहुत ज्यादा आता है, तो क्या सारे ही पैरामीशियम एक्चुअली में सर्वाइव कर जाएंगे? तो ऐसा होना संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू डार्विन। क्यों? उसका कारण है, उसने ये कहा कि जो आपके पास फीड या फूड है या जो शेल्टर है वो लिमिटेड मात्रा में ही बढ़ता है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बढ़ता। अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि 200 पैरामीशियम आपके पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, तो उनको खाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज चाहिए, रहने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए। जगह भी लिमिटेड है और खाना भी लिमिटेड है। इसी वजह से सारे के सारे पैरामीशियम जो होंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए होंगे, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे और कॉम्पीट करने पर वही आपके पास एक्चुअली में सर्वाइव कर पाएगा जो एक्चुअली में सर्वाइव करने लायक होगा। मीन बाय उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए कि वो आपके पास उस एनवायरमेंट में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एक बात यहां से समझ आ रही है कि फूड और शेल्टर की हमेशा ही लिमिटेडनेस होगी। ये लिमिटलेस नहीं हो सकते हैं, ये लिमिटेड ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब यहां से एक चीज और समझ आई जो बहुत सारी बुक्स में लिखी गई। उन्होंने क्या लिखा कि डार्विन के द्वारा चीज एक बताई गई। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन आपके पास ज्योमेट्रिक रेशो में इंक्रीज करती है। वर्ड क्या यूज किया गया? ज्योमेट्रिक रेशो। अब ज्योमेट्रिक रेशो क्या हुई? 2 टू द पावर n की फॉर्म में आपके पास इंक्रीज करेगी, जबकि आपके पास ये जो फूड एंड शेल्टर है ये आपके पास अरिथमेटिक मीन के द्वारा ही आपके पास बढ़ रहा है। अब ये अरिथमेटिक रेशो या अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? जैसे मान लीजिए वैल्यूएशन है, हम यहां पर एडिशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है, फिर उसके साथ 2 नंबर ऐड हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 3 के साथ मान लेते हैं आपके पास में 1 और ऐड हो गया तो 4। तो देखिएगा यहां जब अरिथमेटिक मीन के बारे में बात की जाएगी तो यहां पर नंबर इंक्रीज जो है वो बहुत स्लोअर रेट पर होगी। लेकिन वहीं देखिए जब 2 टू द पावर n की फॉर्म में आपके पास में इंक्रीज आएगा तो बहुत रैपिड रेट का आएगा। तो उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक फैशन में आपके पास इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो फूड एंड शेल्टर है वो तो अरिथमेटिक रेशो में ही इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब फूड एंड शेल्टर हमेशा शॉर्ट पड़ जाएगा किसी भी पॉपुलेशन के लिए, जैसे जैसे आपके पास प्रोग्रेशन होता जाएगा। हम समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पॉपुलेशन नंबर आपके पास बढ़ता जाएगा, फूड एंड शेल्टर आपके पास कम होती जाएगी। अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है। अब इस चीज को मैं जरा इकोलॉजी से, अगर आपने इकोलॉजी को पढ़ा हो तो वहां पर रिलेट करने की ट्राई करिएगा। देखिए जब आपने इकोलॉजी पढ़ना शुरू किया होगा और वहां पर पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपके पास एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं कंपटीशन। सबने पढ़ा होगा कंपटीशन के बारे में। देखिए वहां पर एक आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का नाम था आपके पास कंपटीशन एक्सक्लूजन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब इससे क्या समझते हैं आप? देखिए एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था गॉस। ठीक है, सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से ये चीज। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने ये कंपटीशन एक्सक्लूजन का एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या कहा था जरा ध्यान दीजिए, जो मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। मैंने ये कहा था ना कि पैरामीशियम के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका नंबर तो बहुत ज्यादा है। अब नंबर ज्यादा है तो उनको खाना भी चाहिए सर्वाइव होने के लिए और शेल्टर भी चाहिए।
अब फूड तो लिमिटेड है, शेल्टर भी लिमिटेड है, वो स्पीशीज जो है तो पैरामीशियम एक ही टाइप की स्पीशीज ना, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा हो गया और फूड उसके मुकाबले में कम है, शेल्टर भी कम है, तो वो दोनों आप मतलब जितने भी 200 ऑफस्प्रिंग आपके प्रोड्यूस हुए थे वो सारे एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले हैं। कुछ उसमें से मर जाएंगे क्योंकि उस एनवायरमेंट में वो रहने लायक ही नहीं है, उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, उनको शेल्टर नहीं मिल पा रहा है। सेम चीज आपके पास गॉस नाम के साइंटिस्ट ने बताई कि जब जब कंपटीशन बढ़ता है तब तब कुछ आपके पास ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट होना पड़ता है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन एक्सक्लूजन है। कॉम्पीट करते हुए कुछ आपके पास ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे और जिनके अंदर अडेप्टिव फीचर अवेलेबल होंगे या कैरेक्टरिस्टिक फीचर अवेलेबल होंगे वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि फूड और शेल्टर की शॉर्टेज है। अब यहां पर एक और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, जब डार्विन ने अपना तीसरी स्टेटमेंट दी तो उस तीसरी स्टेटमेंट में एक वर्ड ऐड कर दिया। वर्ड क्या ऐड किया, वेरिएशन। उन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन जो है उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलती। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या, वेरिएशन का मतलब तो चेंज होता है। अब मान लेते हैं वो चेंज के बारे में बात कर रहे थे। अब चेंज का मतलब क्या है, क्या वो क्वालिटेटिव चेंज है या वो क्वांटिटेटिव चेंज है। अब ना तो वो ये इस चीज को समझा पाए कि ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ना तो ये समझा पाए कि ये क्वालिटेटिव चेंज। लेकिन उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस लाने पड़ती हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। फिर से वर्डिंग पर ध्यान दें, मैंने ये कहा कि एनवायरनमेंट में आने वाले जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑर्गेनिज्म आपके पास अपनी बॉडी के अंदर वेरिएशन ला पाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो उनके अकॉर्डिंगली ये था कि वेरिएशन जो होती है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती रहनी चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट भी लगातार वेरी हो रहा है। अब यहां पर उन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, उन्होंने कहा ये वेरिएशन एक्चुअली में यूजफुल होनी चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर वो यूजफुल नहीं है तो उनको एलिमिनेट करवा देती है एनवायरनमेंट, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आज की डेट में आपकी बॉडी के अंदर भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पड़ा हुआ है। क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आज की डेट में आपकी बॉडी के अंदर उतना अच्छा काम करता है? तो आंसर मिलता है नहीं, उसका साइज भी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन क्या वो बॉडी से एलिमिनेट करा दिया गया? ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए डार्विन के द्वारा जो कही गई वेरिएशन जो कंटिन्यूअस थी और वो यूजफुल थी, इन वर्ड्स को बाद में जाकर एलिमिनेट कर दिया गया, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। तो ये डार्विन का एक नेगेटिव पॉइंट हो गया था जब उन्होंने ये कहा कि सिर्फ यूजफुल वेरिएशन को ही नेचर सेलेक्ट करेगी और वो भी वेरिएशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लीजिए कि आपके पास में एक डिसकंटिन्यूअस टाइप की वेरिएशन भी हो रही, जैसे मान लेते हैं किसी ह्यूमन को कैंसर हो जाए, तो ये तो एकदम से आने वाला चेंज है बॉडी के अंदर, और वो भी कहां आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल में। क्या वो जेनेटिक मटेरियल पिछले कई सालों से वेरिएबल नहीं हो रहा था? वो तो हो रहा था, लेकिन एक दिन उसके अंदर इतना ज्यादा चेंज आ गया कि आपके पास सेल को उसने मजबूर कर दिया कि वो बहुत विग्रस रेट के ऊपर मल्टीप्लाई कर जाए, जबकि बॉडी का इतना अडेप्टिव नेचर नहीं है कि जिस तरह से वो सेल मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरह से वो रिकवरी कर पाएगी हमारी बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रैंडम वेरिएशंस आती हैं, डिसकंटिन्यूअस टाइप की वेरिएशंस आती हैं, ये भी अगेंस्ट द रूल ऑफ डार्विन चली जाती है। अब यहां पर भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नोट करना चाहिए। अब एक चीज और है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा था हर्बर्ट स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने एक वर्ड टर्मिनोलॉजी में हमें दिया था जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वर्ड क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से आप क्या समझे? देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से एक चीज समझे, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा एक तरीका, या जो सर्वाइव कर रहा है वो फिट करेगा? नहीं, यहां से उल्टा है, जो फिट है नेचर उसी को सर्वाइव करवाएगी, औरों को एलिमिनेट करवा देगी। और इसी चीज को आपके पास डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी करेक्टर को या उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के लिए जाती है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर बहुत अच्छा होता है। सेम टू सेम ऐसे अगर फिट है तो सर्वाइव करेगा, फिट नहीं है तो नेचर सर्वाइव करवाने में उसमें मशक्कत लगाएगी नहीं। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको बताने की ट्राई करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में आपके अंदर धीरे धीरे कर कुछ चेंजेस आई होंगी।
अब नेचर सोचिए आपको बड़ा करने में बहुत सारी एनर्जी एनफोर्स करता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर लगातार सेल की डेथ तो होती रहे, क्या आप उस सेल डेथ से बच पाते हैं? नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अब मान लो वो सेल बहुत जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाए तो आप भी मर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेल अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो आप भी सर्वाइव नहीं करेंगे। इससे एक चीज समझ आती है, अगर आपको ज्यादा समय तक किसी भी सेल को जिंदा रहना है तो उस सेल के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर्स आपके पास नए नए ऐड होते रहने चाहिए, और एनवायरनमेंट के अंदर जैसी जैसी चेंजेस आ रही हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में वो एनवायरमेंटल के अंदर जो चेंजेस आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली आपके अंदर भी वो वेरिएशंस आनी चाहिए। अगर वो वेरिएशन नहीं आएंगी तो आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिट नहीं कहलाएंगे और आपको नेचर सर्वाइव करने में कोई भी जोर नहीं लगाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है एक तरह से मिंगल्ड है, मतलब पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से। ये चीज मेरी बात पक्का ध्यान से सुन लीजिएगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन देखने में ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर जैसी है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी कुछ गड़बड़ियां हैं और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में कोई ऐसा सच में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यह हर्बर्ट स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया था, डार्विन ने नहीं बताया। डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन ही वैलिड है। अब चलिए एक और वर्ड यहां से देख लेते हैं जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझना चाहिए। देखिए, अगर मान लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ये सारी चीजें ही हैं जो आपके एनवायरनमेंट में जो हो रही है और एनवायरनमेंट हमें एनफोर्स कर रही है, तो क्या कोई पर्टिकुलर आपके पास कंपटीशन सच में नहीं देखा जाता है? देखिए, कंपटीशन तो हर एक तरीके का है। कैसे? मान लेते हैं स्पीशीज और स्पीशीज के बीच में भी होता है, तो उसको हम बोल देते हैं इंटर स्पेसिफिक आपके पास कंपटीशन। दूसरा एक और हो सकता है जो स्पीशीज के बीच में नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है, तो उसको बोल देते हैं इंटर स्पेसिफिक हो गया। अब एक तरह का और भी कंपटीशन है जो एनवायरनमेंट के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बोल दिया एनवायरमेंटल आपके पास कंपटीशन। अब देखिए, इनमें सबसे ज्यादा हार्म हमें कब होगा? ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पेसिफिक आपके पास कंपटीशन है, तो ये विद इन दी स्पीशीज आपके पास कंपटीशन हो रही है। और कंपटीशन किस चीज के लिए हो रही है? देखिए, एक आपके पास फूड के लिए हो सकता है, सेकंड शेल्टर के लिए हो सकता है, मनी के लिए भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जो आप लोग करते हैं उसके लिए, जमीनी विवाद वहां के लिए भी हो सकता है, हैबिटेट के लिए भी हो सकता है। तो यहां पर तो सब तरह का विवाद आ सकता है। तो सोचिए, यहां पर ऑर्गेनिज्म के एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं? बढ़ेंगे। तो स्पीशीज का नंबर नेचर कोशिश करती है कि आपके पास रिड्यूस ही रखे, कारण क्योंकि फूड और शेल्टर की तो कमी है। अब दूसरी चीज, जब हम वर्ड यूज करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो इंटर स्पेसिफिक में आपके पास क्या हुआ है, या इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास, या कंपटीशन में क्या चीज हुई? यहां पर क्या चीज हो रही है? बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं जो फूड और शेल्टर के लिए आपके पास एक्चुअली में क्या करने वाली, कॉम्पीट करने वाली हैं। लेकिन देखिए, अगर आपने एक नेचर को देखा हो तो नेचर के अंदर मान लीजिए जब होमो सेपियन सेपियन रहते हैं, वहां पर क्या आपके पास आज की डेट में बहुत सारे लाइंस रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट डिफरेंट है। हमारा हैबिटेट नेचर ने टोटली डिफरेंट कर रखा है। अगर मान लीजिए शेर हमारे यहां पर आ भी जाएगा तो हम उसको मार देते हैं, क्योंकि वो उसका हैबिटेट नहीं है, तो वो हमारे साथ ज्यादा लड़ाई करने की ट्राई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इंटर स्पेसिफिक जब आपके पास कंपटीशन आता है फूड और शेल्टर के लिए, तो ये ज्यादा विग्रस नहीं होता है, यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं है। देखिएगा, थर्ड वाला जो कंपटीशन है जहां पर एनवायरमेंटल कंपटीशन है, देखिए यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, हमें कोल्ड से भी गुजरना है, हमें हॉट से भी गुजरना है, बहुत ज्यादा प्रेशर वाले एरियाज भी हैं और लो प्रेशर वाले एरियाज भी हैं, शेल्टर की कमी है, शेल्टर कहीं पर ज्यादा भी हैं। इसके अलावा देखिए, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, वेजिटेशन वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो सोचिए, जब एनवायरनमेंट के साथ में हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा तो वहां पर तो इंडिविजुअल को बहुत सारा नुकसान और बहुत सारा कंपटीशन झेलना पड़ेगा, और यहां पर एलिमिनेट होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे किसी भी कैरेक्टर्स के। और अगर कैरेक्टर्स आपके पास एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म भी एलिमिनेट हो जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि नेचुरल सिलेक्शन ही सब कुछ है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सब चीजें नेचर के द्वारा ही सिलेक्ट की जाती हैं। लेकिन हमने ये मान लिया है कि जो डार्विन के द्वारा चीजें कही गई थी वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत वैलिड थी। हम ये मानते हैं कि 75% जो उसने चीजें कही वो पूरी तरह से सही है, 25% के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। अब एक चीज थी,
जब उसने ये कहा था कि वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस टाइप की है, तो उससे पूछा गया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वेरिएशन कंटिन्यूअस होती है और वो हेरिडिटरी भी है। अब उसने एक एग्जांपल कोट किया। उन्होंने क्या कहा, एक थ्योरी थी, थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में उसने एक वर्ड कोट कर दिया, वर्ड था पैनजीन्स। अब ये पैनजीन्स क्या हुए, देखिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपके पास लिबरेटिंग, आपके पास एक तरह से कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गन से निकलते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और ऑर्गन से निकलने वाले उन प्रोडक्ट का नाम उसने एक पैनजीन रख दिया और बोलता है ये पैनजीन जो होते हैं ये सारे के सारे जाकर आपके पास गमीट के अंदर समा जाते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट से आपके पास पैनजीन निकला तो उसने नाम लिख दिया हार्ट का पैनजीन है। लीवर से अगर पैनजीन निकला तो उसने कह दिया लीवर का पैनजीन है। ये सारे के सारे पैनजीन जो है वो बोलता था कि ये गमीट में जाकर समा जाते हैं, और गमीट में समाने के बाद में जब ये एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन का फंडामेंटल होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। बाद में इस पूरी की पूरी थ्योरी को ही डिस्कार्ड कर दिया गया, और डिस्कार्ड करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था आपके पास वीजमैन। वीजमैन नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में हमें बताया, और वो जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी के बारे में बताया। उसने कहा कि पैनजीन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, सिर्फ एक जर्म प्लाज्म है जो एक्चुअली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो फीचर्स होते हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मूव करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सोमैटिक जो वेरिएशंस होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन बिल्कुल नहीं होती हैं। और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रैट की जो आपके पास 20 जनरेशन थी उसके अंदर आपके पास लगातार उसने उनकी टेल्स को काटा था, तो उसने देखा कि फर्दर जो जनरेशन आ रही है उसमें टेल्स तो आपके पास अवेलेबल है। अगर ऐसा होता कि टेल के अंदर पाए जाने वाला जो आपके पास पैनजीन है उसको रिमूव कर दिया जाता तो आने वाली जनरेशन में तो आपके पास एक्चुअली में टेल होनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि टेल अवेलेबल थी। तो आपके पास वीजमैन नाम के साइंटिस्ट को एक कंट्रीब्यूटरी साइंटिस्ट बताया जाता है जिन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म के बारे में बताया, और उसी वजह से थ्योरी ऑफ पैनजीन्स जो थी वो आपके पास डिस्कार्ड कर दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको यहां पर समझ आया है नहीं आया है, आप अपने व्यूज भी मुझे बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देकर चलना है। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं।